सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम ओरिएंटेशन क्लास लेने जा रहे हैं। आपकी ओरिएंटेशन क्लास का मतलब होता है जिसमें मैं आपको क्लास 12th में आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या, एक एक चैप्टर से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें ब्रीफ में मैं आज आपको बता दूंगा ताकि आप अपने जो सब्जेक्ट है, अपना जो सिलेबस है उससे फैमिलियर हो जाओ। आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हो। आप उससे फैमिलियर रहोगे तो आपको वो समझने में भी आसानी होगी और उसको आगे चल के पढ़ने में भी आसानी होगी उससे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में एक एक चीज़, मैं एक एक जो मिथ हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब मैं एक एक जो टॉपिक होता है, एक एक जो पॉइंट है, सब क्लियर करता चलूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिंपली आपको हमारे चैनल को फॉलो कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम टॉपिक्स लाइक क्लास 12 में आपको बुक कौन सी है। ठीक है, क्लास 12 में बुक कौन सी होती है, क्लास 12 में सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस को अच्छे से एक एक टॉपिक हम देखेंगे। और ये जो जितनी भी बुक्स हैं आपकी, ये किस टाइमलाइन पे हैं, ठीक है, किस टाइमलाइन से किस टाइमलाइन तक हमको पढ़नी है, ये हम देखेंगे। आपका अप्रोच क्या होगा, ठीक है, कि आपको कैसे इस आने वाले एक साल में पढ़ाई करनी है ताकि आपका बोर्ड्स और CUET साथ में क्लियर हो जाए। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ठीक है, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है आपको, बेस्ट रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिखी है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है प्रिंटिंग में। ठीक है, तो बेस्ट रिसोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो हिस्ट्री में 3 बुकें हैं आपकी क्लास 12 में, पहला थीम 1 है, फिर थीम 2 है, फिर थीम 3 है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 की डिटेल में बात करेंगे, पार्ट 2 की भी डिटेल में बात करेंगे एंड पार्ट 3 की भी डिटेल में बात करेंगे। चलो करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना इन बुक को, क्योंकि अब आने वाले 1 से 1.5 साल यही आपके साथ रहेंगे। ठीक है, जो थीम नंबर 1 है, इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ठीक है, आपने 11th में जो पढ़ी थी हिस्ट्री, 1 मिनट, आपने जो 11th में हिस्ट्री पढ़ी थी वो क्या थी, वो वर्ल्ड हिस्ट्री थी। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा था एक दुनिया में उस टाइम पे एक सिविलाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम मेसोपोटामिया था। ठीक है, आपने मेसोपोटामिया के बारे में सुना था। ठीक है, आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में सुना था जिसमें मम्मीज होती हैं। ठीक है, फिर आपने चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में सुना था। तो सेम उसी टाइम पे इंडिया में भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, इसकी क्या क्या खासियत थी, इन वो तीनों से कैसे अलग था। ठीक है, इसका अर्बनाइजेशन क्या था, इसका प्रॉपर प्लानिंग क्या थी, ये किससे ट्रेड करते थे, इनका जो राजा क्या कैसा हुआ करता था, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट होती थी वो क्या होती थी, गवर्नेंस कैसे होता था, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, जब हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जब डिक्लाइन होता है, यानी वो जब ख़त्म होने लगता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद एक अर्ली स्टेट डेवलप होते हैं जिनको हम बोलते हैं महाजनपदा। ठीक है, महाजनपदास के बारे में हम पढ़ेंगे, 16 महाजनपदास, द ग्रेट 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये लोग हो जाएंगे, ख़त्म होने वाला होगा, उसके बाद एक पार्ट आता है जब चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम पढ़ेंगे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, कि उस टाइम पे जो सोसाइटीज़ हुआ करती थी उनका क्या रूल्स हुआ करता था, उनमें जो वर्ण सिस्टम है ना, जो वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा, वैश्य ये काम करेगा, शूद्र ये काम करेगा। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में कैसा डिवीज़न हुआ करता था, और इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो अर्ली टाउन्स स्टार्ट होते हैं, जो अर्ली टाउन्स डेवलप होते हैं, जो अर्ली स्टेट डेवलप होते हैं महाजनपदास के फॉर्म में, उसी के पैरेलल में कुछ अलग अलग बिलीफ्स डेवलप होते हैं। बिलीफ्स का मतलब, जैसे हम
हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो जो बुद्धिज़्म है, जो जैनिज़्म है, वो कब डेवलप होता है? वो इसी टाइम के, इसी के पैरेलल में डेवलप होता है। तो वो क्यों डेवलप होते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि बुद्धिज़्म अलग हो जाता है, जैनिज़्म अलग हो जाता है, जबकि उसको फॉलो करने वाले लोग खुद हिंदू थे, ठीक है, हिंदुइज्म को फॉलो करते थे लोग। तो उनको क्या नीड ऐसी लगी कि वो हिंदुइज्म से अलग होकर एक नया धर्म बनाने लगे, ठीक है। फिर वो धर्म जब उन्होंने बना लिया, बुद्धिज़्म, बुद्ध देव ने, जो गौतम थे, उन्होंने जब वो बनाया बुद्धिज़्म, तो उसमें उन्होंने क्या क्या वो रखे, मतलब उनमें उसको उन्होंने कैसे अलग बनाया सबसे, जैनिज़्म को कैसे सब अलग बनाया गया, ऋषभ देव ने कैसे अलग बनाया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अगर मैं आगे और बताऊँ तो एंशिएंट हिस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा है। आपके बुक में सिर्फ 4 चैप्टर दिए हुए हैं, तो आप 4 ही पढ़ना है उसको, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं अपने मेडिवल टाइम में, ठीक है, मेडिवल टाइम में, ठीक है। मेडिवल टाइम में हम शिफ्ट होते हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो बताता है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। मतलब देखो, अब कोई भी है, मतलब मैं हूँ, तो मैं इंडिया के बारे में अगर कभी कुछ लिखूंगा तो इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें ही लिखूंगा। तो उस टाइम पे भी जो लोग भारत में रहते थे, उस टाइम पे अगर हम लोगों की, वहाँ भारतीय लोगों की बात सुने करेंगे, भारतीय लोगों का लिखा हुआ लेंगे, तो वो लोग हमेशा अपने देश के बारे में बढ़ाई करेंगे, तो हमें रियलिटी नहीं पता चलेंगी। तो ठीक है, तो जो बाहर से लोग घूमने आए थे इंडिया में, उस टाइम पे भी लोग आते थे घूमने, ट्रेवलर्स आते थे, यहाँ पे पढ़ने आते थे, घूमने आते थे, ठीक है। तो वो लोग इंडिया के बारे में क्या लिखते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनमें सबसे फेमस नाम किसका है? इब्न बतूता, ठीक है, आपने गाना सुना होगा इब्न बतूता। तो वो कब आए थे इंडिया में, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बनाया था, ठीक है। फिर एक बहुत फेमस वो हैं ट्रेवलर हैं जिनका नाम है अल बरूनी, ठीक है। उसके बाद एक सैन फ्रांसिस्को हैं, उन्होंने क्या बोला था, ठीक है। फ्रैंकोइस बर्नियर हैं, इन लोगों ने क्या बोला था इंडिया के बारे में, इंडिया उस टाइम पे कैसा दिखता था, इंडिया की जो सिटीज़ हुआ करती थी, ये सब कैसा था, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसी टाइम पे हम देखेंगे कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हमारा हिंदुइज्म होता है उसमें नए नए वो ब्रांचेस निकलने लगती हैं, ठीक है। जो अभी तक हम डिवोटीज़ की पूजा, हम उनकी पूजा करते थे, डेटीज़ की पूजा करते थे, ठीक है, जैसे मूर्तिज़ की पूजा किया करते थे। उसी टाइम पे हम देखेंगे सेम पैरेलल टाइम में कि जो मूर्ति पूजन है वो बंद होने लगेगा, कुछ लोग इससे अलग होने लगेंगे। सेम टू सेम मुस्लिम में भी होता है, ठीक है, इस्लाम में भी होगा, कुछ लोग उससे अलग होने लगेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, भक्ति सूफी ट्रेडिशन बोलेंगे, ठीक है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इसी में आप देखोगे कि अलग अलग ब्रांचेस निकल के आते हैं हिंदुइज्म में, ठीक है, शक्तिज्म, शिविज्म, वैष्णविज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलीजन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपायर जिसका नाम था विजयनगरा, ठीक है, विजयनगर इंपायर। इसको किसने बनाया था, इसका क्या खासियत हुआ करती थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे मुगल इंपायर के बारे में, ठीक है। मुगल इंपायर के टाइम पे जमींदार क्या होते थे, पीजेंट का कंडीशन क्या था उस टाइम पे एग्रेरियन सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, उस टाइम पे कैसे कैसे टैक्सेस लगते थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेडिवल इंडिया है वो खत्म हो जाता है। मेडिवल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं आपकी बुक में, तो वो आपकी बुक में नहीं है, तो आपको पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कहाँ है, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है। इसमें हम कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड देखते हैं। देखो, ये जो मेडिवल इंडिया खत्म होता है, मेडिवल इंडिया खत्म होता है, इसके बाद हम सीधे शिफ्ट होते हैं मॉडर्न इंडिया पे, ठीक है। मेडिवल इंडिया खत्म कब होता है, मेडिवल इंडिया खत्म हो जाता है 1500 के अराउंड, ठीक है, 1500 के अराउंड, जब इंडिया में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। 1500 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1500 नहीं, अराउंड मैं अगर मैं बोलूँ तो कई लोग इसका, देखो हिस्ट्री में डेट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि यहाँ से 100-200 साल पहले, ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बताते कि 100 साल पहले, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 200 BC से 300 BC के बीच में हुआ होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, सब अंदाज़ा लगाते हैं, तो डेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैं अगर बोलूँ तो मॉडर्न इंडिया का टाइम स्टार्ट होता है 1500 से लेके 17 के अराउंड, ठीक है, 1700 के अराउंड स्टार्ट होता है ये। आज से अगर मैं बोलूँ तो 600 से मतलब अगर मैं बोलूँ तो 400 से 600 साल पहले के बीच में हम मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में हम क्या देखते हैं, मॉडर्न इंडिया में देखते हैं हम कॉलोनिज्म, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करने लगते हैं, ब्रिटिशर्स जो हमें एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है,
उसमें हम क्या देखेंगे, एक्सप्लॉइट करते हैं। और जो हमारे कंट्री साइड थे, उस टाइम पे विलेजेस हुआ करते थे, उसमें लोगों की कंडीशन क्या थी, उसमें जो वुमेन होती थी उनका कंडीशन क्या था, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम कैसे देखेंगे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स, ठीक है। उस टाइम पे भी रिटन एविडेंस थे ना हमारे पास। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो सब चीज़ों का लेखा जोखा रखते थे कि किसके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है। तो उसी से हमें अंदाज़ा लगता है कि उस टाइम में ब्रिटिशर्स की नीति क्या रही होगी हमारे इंडिया को लेकर, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में हम देखते हैं 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट देखते हैं कि हमने कहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, किसने रिवॉल्ट पहले किया, फिर हमने इसको कैसे हैंडल किया, ये सब चीज़ें हम किस में देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है, ठीक है। 11 में हम क्या देखते हैं, 11 में देखते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 1915 में आए थे, 1915 में आए थे हमारे इंडिया में, ठीक है, 1915 में आए थे। उसके बाद इन्होंने कितने कितने मूवमेंट स्टार्ट किए। देखो मैं भी पहले गाली देता था महात्मा गांधी जी को, देखो ये वर्ड शायद सबको अच्छा ना लगे कि मैं गाली देता हूँ, मैं टीचर होकर गाली देता हूँ, लेकिन हाँ मैं अब देखो जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैं बुरा मानता था इनको, लेकिन वो रियलिटी से बहुत अलग है। जो महात्मा गांधी जी ने जो किया है हमारे नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आगे लेक्चर में आपको बताता रहूँगा। क्योंकि देखो जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करता था, मुझे पता नहीं था, रियलिटी नहीं पता थी कि किसका क्या रोल था हमारे फ्रीडम में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बस लोगों के बहकावे में आके बहक जाते हैं, तो ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जो रोल था, उनका जो ये नॉन वायलेंस का जो नीति था ना, उसी की वजह से हमारा देश आज तक खड़ा है। जो नेहरू जी का रोल था हमारे नेशन को लेके, हमारे फॉरेन अफेयर्स को लेके, उसी की बदौलत आज हम पूरे कंट्रीज में, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़े हैं आके। तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ोगे और डिटेल में आप जाओगे ना, आप एक एक चीज़ को जब समझना स्टार्ट करोगे तभी ये सब चीज़ें आपको रियलिटी पता चलती है। अदरवाइज आप मुंह में किसी ने कुछ बोला तो आपने उसी को सच मान लिया, ठीक है, आपने बिना कुछ चेक किए, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए पढ़ाऊँगा कि आप अगर इसको देखो तो आपको समझ में सच्चाई पता चले, ठीक है। आप अपने दिमाग को वो करो, अपने दिमाग को ग्रो करो, अपने रियलिटी को देखो, ठीक है। अपना रियलिटी, जो अपनी रियलिटी है उसको ढूंढने के लिए घूमो। किसी के मुंह की बोली हुई बात को सच नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 12, ठीक है, और अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ ना, तो ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लीडर बनाता है सोसाइटी में, ठीक है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपके पास हिस्ट्री की नॉलेज है, आपके पास पॉलिटी की नॉलेज है, तो आप ना 10 लोगों के सामने अपनी पॉइंट को रख दोगे और उनको उस पॉइंट पे एग्री भी करा लोगे। आपके पास इतना अच्छा जो आर्ग्यूमेंट का जो वो होता है ना, आपने आर्ग्यूमेंट करना है तो उस पर करना है, ठीक है। कोई पॉइंट होना चाहिए आर्ग्यूमेंट का, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हो या कर बकर, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हो तो आप आर्ग्यूमेंट करो तो पॉइंट के साथ करो कि ये नहीं, ये सच है और इसका मेरे पास एविडेंस है, ऐसे आर्ग्यूमेंट किया जाता है, ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी स्कूल में आप रहा करो तो आपसे अपने टीचर से बोलो कि सर एक बार डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करें या कुछ भी करें। अगर आपको डिबेट करना है तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मज़ा आएगा। मैं बहुत सारे प्लान करके बैठा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर डिबेट होगा, ठीक है। आप सब लोग मज़ा करोगे, ठीक है। अगर मैं चैप्टर नंबर 12 की बात करूँ तो इसमें आपको फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, उसका फिलॉसफी क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगर मैं और बात करूँ आपके पास टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन देखो, ये बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया सब आपको, ठीक है। तो टाइमलाइन की अगर मैं बात करूँ तो अभी आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे अभी आप खड़े हो। 12th इससे पहले क्या थी, इससे पहले आपने 11th ख़त्म कर लिया है, ठीक है। 11th आपने ख़त्म कर लिया, 11th तक जो आपने पढ़ा वो अब मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप खड़े हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप प्री बोर्ड हाफ ईयरली दोगे, हाफ ईयरली दोगे, फिर प्री बोर्ड्स दोगे, फिर बोर्ड्स दोगे, फिर सीयूईटी का एग्जामिनेशन दोगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में जाओगे। तो मतलब यहाँ से आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत हर 5-6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आपको अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए रेडी होना चाहिए। देखो यहाँ तक तो सिलेबस सेम है आपका, सीयूईटी तक आपका सिलेबस सेम है, तो क्यों ना आप ऐसी तरीके से पढ़ाई करो। आपका अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका योर अप्रोच, ये मैं यहीं पे बता रहा हूँ। आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि आप ऐसे पढ़ाई करो, ये जो जितना सिलेबस है आपका ना सीयूईटी तक का, ये एक ही में कवर हो जाए,
ठीक है। मतलब हर जब आप देख रहे हो कि हर 5 महीने में 4 महीने में आपको एक एग्जामिनेशन देना है, आपको टेस्ट करना है, खुद को आपको बेटर बनाना है सबसे, तो आपका अप्रोच ही यही होना चाहिए कि आप खुद को कैसे बेटर बना सकते हो। ठीक है, खुद को बेटर बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब देखो, अगर मैं हिस्ट्री की मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसकी 4 4 8 4 12 चैप्टर हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं 30 वीडियो में बनाऊंगा हिस्ट्री के, ठीक है, पार्ट पार्ट में बनाऊंगा, 20 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो होगी, ताकि आपको भी ज़्यादा हैक्टिक ना हो, मेरे को भी ज़्यादा हैक्टिक ना हो। ठीक है, धीरे धीरे करके हम कवर कर लेंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि जो मेरे लेक्चर आ रहे हैं वो डेली आप फॉलो करोगे। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब सिलेबस पूरा कर लिया। साथ में मैं आपके साथ पर्सनल टच में रहूँगा हमेशा। ठीक है, आज हो चाहे 12th में आपने पास कर ली हो तब हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन में हो तब हो, चाहे कोई आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब हो, मैं हमेशा आपके साथ यहाँ पे रहूँगा, आपके हमेशा पर्सनल टच में रहूँगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप देखो, मैंने अपनी पर्सनल आईडी पिन कर दी है वहाँ पे। इससे प्रीवियस जो बच्चे थे आपके सीनियर जो थे, उनमें से कई सारे बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया है। आप बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। हर पेपर के बाद मुझे पेपर मिलते थे कि भैया ये पेपर चेक कर लो, ये पेपर ऐसा है, वो पेपर ऐसा है, ऐसा पेपर आ गया, ऐसा पेपर आ गया। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही रहो, मेरे से कांटेक्ट में रहना। आप कोई भी डाउट होगा तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, जहाँ मुझे डाउट होगा आप मेरे लिए खड़े हो ना। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे लॉयल लोग चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़िए। अब देखो, 1 साल की बात है, 1 साल के बाद आप कहाँ रहोगे, मैं कहाँ रहूँगा, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बट आपका अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, यही अप्रोच होना चाहिए कि एक ही ऐसी प्रिपरेशन करो आप, ये जो तीनों चारों हर महीने, हर 3 महीने में 4 महीने जो एग्जामिनेशन है उसके लिए अलग ना पढ़ना पड़े। आप ऐसे पढ़ाई करो कि जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने आओ तो दोबारा आपको ये बुक झाँक देखनी ना पड़े। क्योंकि यूपीएससी का जब आप पेपर देने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाते हो तो सबसे पहले यही पूछा जाता है आपसे कि आप एनसीईआरटी के लिए रेडी हो कि नहीं, एनसीईआरटी आपने पढ़ी है कि नहीं। तो अगर आप वहाँ पे नहीं बोल दोगे कि एनसीईआरटी मुझे नहीं आती, मुझे बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको वो सब फिर दोबारा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी है, जो क्लास 11th की 12th की एनसीईआरटी है, जो 12th की एनसीईआरटी अभी आपके हाथ में है, वो आप ऐसे पढ़ लो कि दोबारा आपको पढ़ने के लिए ना आना पड़े। समझ रहे हो आप बात को? ऐसे पढ़ो कि दोबारा आप मत आओ इधर, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है कोई उसमें। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको मैं बता देता हूँ कि आप मेरे क्लास में रहोगे तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको ब्लैंक शीट लेनी है। ठीक है, A4 साइज की ब्लैंक शीट लेनी है, उसको स्पाइरल करा लेना है। आपको वो रूलर वाले पेज नहीं लेने हैं। ठीक है, आप बच्चे नहीं रह गए, आप रूलर पेज नहीं लेने हैं, आपको ब्लैंक शीट लेनी है। उस पर ये 2 लाइन बनाने हैं। ठीक है, मार्जिन बनाने, एक ऊपर मार्जिन बनाना है, एक नीचे, यार ये टेढ़ा है पैड मेरा, सॉरी। ठीक है, एक ऊपर मार्जिन बनाना है कैसे। ठीक है, एक ऊपर मार्जिन बनाना है ऐसे, एक ऊपर मार्जिन बनाना है ऐसे। ठीक है, ठीक है, और एक नीचे मार्जिन बनाना है ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, इस पे बनेंगे आपके नोट्स। ठीक है, नोट्स बनेंगे इस पे, जो मैं क्लास में नोट्स कराऊंगा वो नोट्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, और सीयूईटी के लिए, मान लो सीयूईटी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने एनसीईआरटी में नहीं देखे होंगे। तो वैसे टॉपिक्स को मैं उसी लेक्चर में ही आपको बताता रहूँगा। तो वो उसके लिए आपको नोट्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है कि नोट्स में आप ऐड ऑन करते चलो। वो कहाँ पे ऐड ऑन करोगे आप? वो ऐड ऑन करोगे इस मार्जिन्स में। ठीक है, इस मार्जिन्स पे आप वो ऐड ऑन करोगे। समझ आई बात आपको? मार्जिन्स में आप वो सारी चीज़ें लिखोगे। ठीक है, और नोट्स आपको यहाँ पे बनेंगे। योर नोट्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गजर मजर कुछ भी कर दिया है। ठीक है, नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो रिसोर्सेज के लिए आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, 1 मिनट यार, ये न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, प्लस क्लास नोट्स प्लस मेरे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें इनफ हैं आपके लिए। न्यू एनसीईआरटी आपके लिए फ्री में है वेबसाइट पे, अगर आपके पास बुक है तो बहुत वेल एंड गुड है। क्लास नोट्स मैं आपको फ्री में दूंगा, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपके PDF के फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, देखो इनके लिए मैं चार्ज करूंगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इनके लिए मैं चार्ज करूंगा। क्यों?
और ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा, मैं पहले चार्ज बता देता हूँ। इसके चार्जेस होंगे 99 रुपीज़, ठीक है। वो भी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, इसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये तीनों चीज़ें मैं कवर करूँगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपको कोई एक वर्ड बोला, ठीक है, अब मैंने एक वर्ड बोला आपको 1857 का रिवॉल्ट क्या था, तो आपको फट से याद आ जाएगा कि इस नोट्स के थ्रू कि 1857 में क्या हुआ था, किसने शुरू किया था रिवॉल्यूशन, किसने क्या किया था, सब आपको फटाफट याद आने लग जाएगा। अब देखो मैं सच बताऊं, इसके लिए मैं चार्ज क्यों कर रहा हूँ? इसके लिए मैं चार्ज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बहुत ईजिली बनते नहीं हैं। पहली बात, इसके लिए मुझे 10 तरह के रिसोर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। 10 तरह के रिसोर्स मैं देखूंगा एंड 10 तरह के रिसोर्स देखूंगा। पिछले 4-5 साल के बोर्ड्स के पेपर देखूंगा, ठीक है। पिछले 4-5 साल के मैं आपके CUET के पेपर देखूंगा, ताकि उसी हिसाब से मैं नोट्स में आपको टॉपिक बता पाऊँ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये नोट्स जो हैं वो मैं आपको अगस्त तक दूंगा, ठीक है। अगस्त तक दूंगा, उससे पहले ये नोट्स मैं रेडी भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स होंगे, इसमें मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा। और सबसे बड़ा चार्ज का रीज़न ये है कि क्यों मैं चार्ज कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो खर्चा है वो मुझे मम्मी पापा से ना मांगना पड़े, मैं कुछ भी करके निकाल लूँ। तो प्लीज़, अगर आपको ये भी नहीं देना, 99 रुपीज़ भी नहीं देने, तो सिर्फ आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर मेरे यूट्यूब से इनकम आने लगेगा तो मैं नोट्स भी फ्री कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे बस मेरा खर्चा चल जाए, मुझे 4-5 हज़ार महीने का आ जाए, ताकि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ, उतना ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर जिस दिन मेरे पहला इनकम आएगा वो मैं 99 रुपीज़ वाला नोट्स भी फ्री कर दूंगा। और CUET के लिए भी जो प्लान किया है मैंने, आपके कॉलेज के लिए जो प्लान किया है मैंने, वो सब फ्री कर दूंगा, पक्का, मेरी गारंटी, मेरा वादा है, मेरी ज़बान है कि मैं फ्री करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।